गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बुद्ध जयंती पर नेपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 मई को चंद घंटे के लिए लुम्बिनी पहुंचेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री के साथ मायादेवी मंदिर में करेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को कुछ घंटे के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहां वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ मायादेवी मंदिर भी जाएंगे। यह मंदिर लुम्बिनी में स्थित है और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। दोस्तों, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला नेपाल दौरा है। इससे पहले कार्यकाल में वो 4 बार इस पड़ोसी देश के दौरे पर गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बोले, कोरोना लहर खत्म होते ही लागू होगा सीएए। घुसपैठ पर दीदी को घेरा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हारने के 1 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने दो टूक कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को सिलीगुड़ी की एक रैली में कहा कि सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है कि सीएए सब पर लागू नहीं होगा। हम सीएए को हर हाल में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना की लहर कम होती है, सीएए पर काम शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि सीएए केंद्र के एजेंडे में है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे 1 साल बाद यहां आए हैं। वे हर बार आते हैं, गंदी बात करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक योजना है। अगर ऐसा है तो वे इस बिल को संसद में पास क्यों नहीं कराते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि वे 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी के नागरिकता के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार कश्मीरी पंडितों को आरक्षण। यह है परिसीमन आयोग की अहम सिफारिश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ J&K की रिपोर्ट पेश होने के बाद अब विधानसभा चुनाव और सूबे की सियासत में होने वाले बड़े बदलावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं, उससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी, कश्मीरी पंडितों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान समेत कई अहम सिफारिशें की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा सीट को लेकर परिसीमन आयोग ने जो अहम सिफारिशें की है, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीट पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। इनमें 6 जम्मू और 3 कश्मीर में होंगी, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, परिसीमन आयोग ने पुडुचेरी असेंबली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थी समुदाय से 2 सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान रखा है। इन 2 सदस्यों में 1 महिला सदस्य होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी अब वैकल्पिक होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। इनमें उन्होंने दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी को वैकल्पिक करने की बात कही और दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने पर भी जोर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को एक समान तौर पर दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे, यानी कि अब यह वैकल्पिक होगा। इस साल 17 मार्च को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट से कम बिजली खपत को फ्री कर दिया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत लोगों को फ्री में बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन अब फ्री बिजली उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो फ्री में बिजली लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ललितपुर दुष्कर्म के आरोपी एसएचओ का रसूख वीआईपी गाड़ी से कोर्ट पहुंचा। 2 घंटे तक एसी में बैठा, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एसएचओ की पुलिस की खातिरदारी का वीडियो सामने आया है। गुरुवार को मेडिकल के बाद पुलिस तिलकधारी सिंह सरोज को सीओ की एयर कंडीशनर गाड़ी में कोर्ट लेकर गई। वहां सुनवाई में टाइम था, गर्मी भी थी, ऐसे में एसएचओ करीब 2 घंटे तक आराम से गाड़ी में एयर कंडीशन ऑन करके बैठे रहे। इसके बाद एडीजे पास्को एक्ट की कोर्ट में
केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी एसएचओ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 2 अन्य आरोपियों को भी जेल भेजा गया है। कोर्ट में पेशी से पहले एसएचओ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुलिस कोर्ट ले गई। उधर एसपी ललितपुर ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार की भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार पर कई लोगों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाने का आरोप है। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, चलो अयोध्या। राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ने भी तैयार की योजना, सियासत भी गरमाई। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयानों से सियासत गरमा गई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना पर हमला कर रहे हैं। औरंगाबाद में लाउड स्पीकर को लेकर उनके बयान पर विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। अब शिवसेना भी राज ठाकरे को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। राज ठाकरे के अयोध्या जाने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने 12 मई की तारीख तय की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत का दावा, भारत ने जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं भारत को जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। भारत सरकार ने उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकड़े तैयार किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी डब्ल्यूएचओ ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर है। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा लंबे समय तक वो भी स्पष्ट नहीं किया गया था। अभी यह भी नहीं पता है कि कब ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई है कि डब्ल्यूएचओ ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय सीएसआर रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम पर एक्शन में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर की बैठक। ओडिशा में चक्रवात आसनी को लेकर हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात आसनी को लेकर हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा है। उधर दोस्तों 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल थे। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के पूर्व सचिव माधवन राजीवन ने बताया कि अंडमान सागर के ऊपर बन रहा साइक्लोन 14 मई तक बांग्लादेश की ओर मुड़ जाएगा। इससे भारत के तटीय इलाकों को कोई खतरा नहीं है। उधर दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि चक्रवात की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली, अब प्राइवेट स्कूल अपनी दुकानों से यूनिफॉर्म किताब खरीदने का पेरेंट्स पर नहीं बना पाएंगे दबाव, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से एक और सख्त कदम उठाया गया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को अब स्कूल प्रशासन अपनी ही दुकान से किताब व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, और 3 साल से पहले यूनिफॉर्म के कलर से लेकर डिजाइन और जो कुछ भी पूर्व में निर्धारित किया गया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे। इसको लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेशों की कॉपी को शेयर करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और इसकी जानकारी भी दी। दोस्तों क्या आपको लगता है पूरे देश में इस तरह के कानून बना दिए जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण थोड़ा कम हो? क्या विचार हैं आपके इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा का उछाल। जी हां दोस्तों, पिछले कारोबारी सत्र में आई भारी गिरावट के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रौनक लौटी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसए का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 516.68 अंक यानी कि 0.93% बढ़कर 56,185 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनईसी का निफ्टी 157 अंक उछलकर 16,834 पर खुला।
दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,59,60,765 करोड़ रुपए का हो गया। शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टर्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। इनमें निफ्टी मेटल, फार्मा, बैंक, ऑटो, फाइनेंस सर्विस, एमएफसीजी, आईटी, मीडिया, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में कोरोना के 1365 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट भी घटा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1365 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। इस दौरान किसी भी संक्रमित मरीज की जान नहीं गई। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 1365 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.35% रहा। इसके अलावा 1472 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई। हालांकि दोस्तों इस दौरान कोरोना से किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में 21,301 कोरोना टेस्ट आज किए गए थे। इस समय दिल्ली में कुल 5,746 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दोस्तों दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 1,88,09,770 मामले आ चुके हैं। इनमें से 1,85,07,846 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कुल 26,177 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, आजम खान का जेल से बाहर आने का इंतजार बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.5 घंटे की बहस के बाद सुरक्षित रखा फैसला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सपा विधायक मोहम्मद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते में अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने करीब 2.5 घंटे चली लंबी बहस के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। दोस्तों साफ है कि आजम खान को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है, इसलिए उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, चांदी भी हो गई महंगी। जी हां दोस्तों, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल द्वारा दरों में बढ़ोतरी के फैसले के बाद गुरुवार को सोने की कीमतें 1% से भी ज्यादा उछल गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आए उछाल से भी पीली धातु की कीमत प्रभावित हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर वायदा सोना वायदा 1.31% यानी कि 664 रुपए की तेजी के साथ 51,274 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात की तो चांदी वायदा 2.82% यानी कि 1,753 रुपए के उछाल के साथ 63,867 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। दोस्तों 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर से सोना 4,926 रुपए सस्ता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की बात की जाए तो इसके अनुसार सोना 51,055 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी 62,538 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार घटाएगी टैक्स, खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को राहत देने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ तेलों पर टैक्स कम करने की योजना बना रहा है। मनी कंट्रोल ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार इसे लेकर जल्द ही कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि यूक्रेन संकट और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत दुनिया में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। पाम तेल के आयात पर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंस को घटाकर 5% से कम किए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि टैक्स को कितना कम किया जाएगा यह भी अभी विचाराधीन है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेंस अथवा उपकर बेसिक टैक्स रेट्स पर लगाया जाता है और इसका उपयोग कृषि बुनियादी ढांचे और परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार, नहाने के साबुन से लेकर क्रीम पाउडर तक हुए महंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़ाए कई प्रोडक्ट्स के दाम। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े एमएफसीजी ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर्स साबुन की 125 ग्राम साबुन की कीमत में 2.4% और मल्टीपैक में 3.7% की बढ़ोतरी की गई है। लक्स साबुन की कीमत 9% बढ़ गई है। कंपनी ने सनसिल्क शैम्पू की कीमतों में 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml की कीमत में 15% की बढ़ोतरी हो गई है। इस तरीके से दोस्तों आप
आपके जो डेली यूज के सामान है उनमें 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। 2 मई को दिए गए एक इंटरव्यू में HUL के CEO और MD संजीव मेहता ने कहा कि उन्होंने कंपनी में बिताए 30 सालों में इस तरह की महंगाई की स्थिति पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में बड़े हमले के लिए ISI चीफ ने रची साजिश, खुफिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI भारत में अशांति फैलाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। उसकी कोशिश है कि खालिस्तान की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो और वह पूरे भारत में फैल जाए। भारत में सांप्रदायिक अशांति के लिए ISI के नए चीफ नदीम अंजुम ने कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। CNN न्यूज 18 को यह बात खुफिया जानकारी से पता चली है। इसमें कहा गया है कि नदीम अंजुम सिख अलगाववादियों को एकजुट करने और उनकी वैश्विक पेट का उपयोग करना चाहता है। वह चाहता है कि खालिस्तान को लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो। खुफिया एजेंसी के अनुसार अंजुम ने लाहौर में रणजीत सिंह नीता और वधावा सिंह बब्बर सहित अन्य खालिस्तानी नेताओं को भारत में हथियारों की सप्लाई के लिए कहा है। उसका इरादा है कि यह काम पंजाब के गैंगस्टरों को संगठित कर सौंप देना चाहिए। उधर करनाल यानी कि हरियाणा वमे में गुरुवार को हथियारों के साथ पकड़े गए लोग भी ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई के रैकेट से जुड़े हुए हैं। इस चेन में कई लोग शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉमेडियन कुणाल कामरा पर गिरी गाज, 7 साल के बच्चे को ट्रोल करने के आरोप में NCPCR ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री को जर्मनी में देशभक्ति का गीत सुनाने वाले 7 साल के आशुतोष के वीडियो को एडिट करने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है। आयोग ने ट्विटर को कुणाल कामरा के अकाउंट पर कार्यवाही करने और वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, ट्विटर को भेजे गए नोटिस में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि नाबालिग बच्चे को राजनीतिक विचारधारा के लिए उपयोग करना गैर कानूनी है और जुवेनाइल एक्ट 2015 का उल्लंघन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से कुणाल कामरा द्वारा 7 साल के आशुतोष की एडिटेड वीडियो को हटाने और कुणाल कामरा के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्यवाही कर 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम अपडेट्स। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, रायलसीमा, केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हुई है। दोस्तों एक टर्फ रेखा पंजाब से पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम होते मणिपुर तक फैली हुई है। इससे मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और उत्तर और पूर्वोत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश, धूल भरी आंधी, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोयले की सप्लाई के लिए जारी है ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला। 24 मई तक रद्द हुई 40 ट्रेनें, 1081 ट्रिप भी हुए कम। जी हां दोस्तों, देश में कोयले की कमी की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। 24 मई तक और 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 1081 ट्रिप भी कम कर दिए गए हैं। दोस्तों कोयला की ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं दोस्तों उत्तर रेलवे की 2 जोड़ी ट्रेन 8 मई से फिर शुरू की जाएंगी। कोयले की सप्लाई के लिए विभिन्न जोन में ट्रेनों को रद्द किया गया है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में कमी से निपटने और देश भर में कोयला रेक की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने कई यात्री ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। IECR में 11 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। वहीं 8 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। जबकि दोस्तों उत्तर रेलवे की बात करें तो यहां कुल 499 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रूस यूक्रेन की जंग से सीखे भारत, चीन की तरफ भी किया इशारा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन जंग से भारत को भी सीख लेने की जरूरत है। सीख इस बात की कि इस तरह के युद्ध हमारे देश को मिलने वाली चुनौतियों के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राजधानी दिल्ली में वायुसेना द्वारा आयोजित PC लाल मेमोरियल लेक्चरल में बोल रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाइयों पर अपनी नजर डालें तो हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और वर्तमान में जारी यूक्रेन जंग को बारीकी से देखें तो हमें ऐसे कई विचारणीय बिंदु मिलेंगे जिससे हम भविष्य के युद्ध के स्वरूप का आकलन कर सकते हैं। बिना चीन का नाम लिए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विरोध के जरिए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित ही हम इसका हमारे हितों पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है, इसलिए वायुसेना को पूरी तरह से कमर कसकर रखने की जरूरत है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस राजा के बीच हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन कौन से राजाओं के बीच हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।